स्वागत है। आज का टॉपिक है यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2020 शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता प्रश्न पत्र फर्स्ट व्याख्या सहित। फर्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके संवर्धन से शिक्षण कार्य प्रशिक्षण और अनुबंधन से भिन्न है? इसका है ऑप्शन बी आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन के फलीभूत शिक्षण कार्य प्राय प्रशिक्षण एवं अनुबंधन से भिन्न होता है। शिक्षण कार्य किसी संप्रत्यय निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करता है एवं प्रशिक्षण और अनुबंधन उस संप्रत्यय को सरचित्त संगठित करने का कार्य करता है, जिससे एक ही संपत्ति से विभिन्न कौशलों का निर्माण होता है। सेकंड है, निम्नलिखित शिक्षण विधियों के आलोक स्पेक्ट्रम किन विधियों को संवाद परक माना जाता है? इसमें है ऑप्शन संवाद परक शिक्षण विधि एक संप्रेषण विधि है जिनमें उन तकनीक का प्रयोग किया जाता है जो संप्रेषण से जुड़े होते हैं। संवाद परक शिक्षण विधियों के आलोक में अन्य विधियां अधोलिखित हैं: व्याख्यान, अनुशिक्षण, समूह चर्चा, प्रश्न उत्तर प्रक्रिया। थर्ड है, निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण व्यवहारों की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में योगदान देते हैं। इसमें है ऑप्शन सी बोरिस के अनुसार महत्वपूर्ण व्यवहार 5 हैं जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में योगदान देते हैं। निम्न है: पाठ स्पष्टता, निर्देशकात्मक विभेदता, शिक्षक कार्य अभिविन्यास, फिर अधिगम प्रक्रिया में लगे रहना, छात्र सफलता दर। फोर्थ है, विद्यालयी अधिगम में योगदान देने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जिन्हें सामाजिक दक्षता के रूप में माना जाता है? इसमें है सामाजिक दक्षता के अंतर्गत सामाजिक, संवेदनात्मक, संज्ञानात्मक तथा व्यवहारात्मक कौशल आते हैं। अतः विद्यालय अधिगम में योगदान देने वाले कारक निम्न हैं जिन्हें सामाजिक दक्षता के रूप में जाना जाता है। अभिप्रेरणा, सामाजिक कौशल, पारिवारिक मदद। सूची फर्स्ट में परीक्षा की विश्वसनीयता की आकलन विधियाँ दी गई है, जबकि सूची सेकंड में उनकी व्याख्या दी गई हैं। इसमें है इसकी ये सूची सही है इसकी। परीक्षण और परीक्षा पुनः परीक्षा विधि, इसका है 2 विभिन्न सत्रों में एक ही समूह के लिए एक ही परीक्षा प्रसारित करना। वैकल्पिक परीक्षा विधि, 2 विभिन्न सत्रों में एक ही समूह के लिए परीक्षा के 2 प्रारूपों को प्रसारित करना। फिर थर्ड, अर्ध विच्छेदन, एक सत्र में सहसंबंध के लिए परीक्षा के 2 समतुल्य आधे सत्रों की परीक्षा का संचालन करना। अंतर निर्धारक विधि, स्वतंत्र स्वरूप से परीक्षा के 2 या 2 से अधिक निर्धारक अंक प्राप्त करना। 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शोध हस्तक्षेप आधारित, चक्रीय प्रकृति और सुधार केंद्रित है? इसका ऑप्शन डी क्रियात्मक शोध हस्तक्षेप आधारित, चक्रीय प्रकृति और सुधार केंद्रित होती है। यह किसी समस्या को पहचानने व उसके निदान हेतु सुझाव देने के लिए आयोजित की जाती है। इसकी प्रकृति चक्रीय होती है। क्रियात्मक शोध का प्रयोग प्राय दैनिक विद्यालय संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु किया जाता है। नियोजन, क्रिया, नवीन, पर्यवेक्षण, चिंतन। फिर 7वां, किसी शोध परियोजना में उचित प्राचालिक परीक्षा का उपयोग करते हुए शोधकर्ता को निराकरणीय परिकल्पना को निरस्त करने के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा करने से किस प्रकार की त्रुटि होने की संभावना होती है? ऑप्शन ए, यह अल्फा त्रुटि। एक शोधकर्ता शून्य परिकल्पना जो वास्तव में सत्य हो को निरस्त कर देता है तो इसे अल्फा त्रुटि या प्रकार फर्स्ट त्रुटि कहते हैं। इसके विपरीत यदि शोधकर्ता शून्य परिकल्पना जो वास्तव में असत्य हो को निरस्त करने में असमर्थ रहता है
अथवा स्वीकृत कर लेता है तो इसे बीटा त्रुटि या प्रकार सेकंड त्रुटि कहते हैं। 8 नंबर, कॉलेज या विद्यालय का कोई अध्यापक किसी बड़ी परियोजना में अपने मुख्य शोध परिकल्पना के परीक्षण की योजना बनाता है तो इस संबंध में निम्नलिखित में से किन कथनों को संगत माना जा सकता है। इसका है ऑप्शन डी, मुख्य शोध परिकल्पना किसी अन्य परिकल्पना की तरह ही होती है। इसे मुख्य इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अभी तक संचालित नहीं हुई है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट है मुख्य शोध परिकल्पना चरों के बीच संबंधों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। सेकंड, शोध परिकल्पना विभेदक प्रभावों या संबंधों का निष्कर्ष पता लगाने का उद्देश्य होना चाहिए। शोध परिकल्पना पर शून्य या निराकरणीय परिकल्पना के परिणाम का निर्धारण कर अप्रत्यक्ष रूप से अंतिम निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। सूची फर्स्ट में शोध में प्रयुक्त प्रतिचयन तकनीक दी गई है, जबकि सूची सेकंड में उनकी व्याख्या दी गई है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसमें है सूची फर्स्ट प्रतिचयन तकनीकी, इसमें है व्याख्या सामान्य यादृच्छिक प्रतिचयन। सेकंड है प्रत्येक इकाई को चयनित करने के लिए समान एवं स्वतंत्र अवसर दिया जाता है। व्यवस्थित प्रतिचयन इसमें आएगा के अंतराल कैपिटल N बटे स्मॉल n से प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग कर इकाइयों को निकाला जाता है, जहां कैपिटल N बराबर संवर्ग का आकार, स्मॉल n बराबर प्रतिदर्श का आकार। विमात्मक प्रतिचयन यह प्रतिदर्श संरचना आरेखन से पूर्व अभिज्ञापित विभिन्न विशिष्ट लक्षणों के अनुसार इकाइयों को अभिज्ञापित किया जाता है। स्नोबॉल प्रतिचयन प्रथम सदस्य इकाई दूसरी इकाई को अभिज्ञापित करने के लिए प्रयोग की जाती है। यह अनवरत चलता रहता है। इसमें 10 नंबर इसमें है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है। अभिकथन ए, इसमें शोध में इंद्रियानुभविक आगमनात्मक प्रतिमान यथार्थ चित्रण के अर्थप्रदायी आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण पर बल देता है। तर्क आर, इसमें है इस प्रतिमान में शोध का उद्देश्य सामान्यकरण पर पहुंचना नहीं है, बल्कि सजीव यथार्थ की खोज है। ऑप्शन ए है, इसमें है ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। शोध में इंद्रियानुभविक आगमनात्मक प्रतिचयन गुणात्मक प्रतिचयन यथार्थ चित्रण के अर्थप्रदायी आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण पर बल देता है, अथवा यह प्रतिमान मानव व्यवहार अभिवृत्ति विशेषताओं के अध्ययन पर केंद्रित होता है। यह सजीव यथार्थ की खोज या अवबोध विकसित करने का विकास करता है। उदाहरण के रूप में व्यष्टि अध्ययन, नरजातीय अध्ययन, दर्शन शास्त्रीय अध्ययन एवं अन्य गुणात्मक शोध में आगमनात्मक प्रतिमान का उपयोग किया जाता है। इसमें व्याख्या है किस निम्न अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा प्रश्नों के उत्तर दे। विपणनकर्ता सामाजिक मूल्य और उत्तरदायित्व तथा उसी पृथ्वी जिससे हम पोषित होते हैं से अपने संबंधों की पुनः समीक्षा कर रहे हैं। जैसे विश्वव्यापी उपभोक्तावाद और पर्यावरणवाद के आंदोलन परिपक्व हो रहे हैं, वैसे ही आज के विपणनकर्ता समर्थनीय विपणन प्रचलनों के विकास पर ध्यान दे रहे हैं।
निगमित नैतिकता और सामाजिक दायित्व आज प्रत्येक व्यवसाय के लिए मुख्य विषय बनते जा रहे हैं। कुछ कंपनियां नवीनीकृत और विशेष पर्यावरणीय आंदोलन की उपेक्षा कर सकती है। प्रत्येक कंपनी के कार्य ग्राहक संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। आज का ग्राहक चाहता है कि कंपनियां सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के निर्वहन में नैतिक मूल्यों का ध्यान रखें। सामाजिक दायित्व और पर्यावरणीय आंदोलन भविष्य में कंपनियों से अधिक सख्त मांग कर सकती है। कुछ कंपनियां इन आंदोलन का प्रतिरोध करती हैं और तभी हरकत में आती है जब कानून या संगठित उपभोक्ता उन्हें बाध्य करते हैं। किंतु भविष्य दृष्टांत कंपनियां अपने आसपास के दायित्वों को तुरंत स्वीकार कर लेती हैं। वे समर्थनीय विपणन को एक अवसर के रूप में देखती है ताकि वे अच्छा कर सके। वे अपने उपभोक्ताओं और समुदायों की तत्कालिक आवश्यकताओं और उनके दीर्घकालीन हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी स्वयं प्रदान कर लाभ कमाने के मार्ग तलाश करती है। कुछ जैसे कि पैटागोनिया, बेन और जेरीज, टिम्बरलैंड, मैथोड और अन्य संवेदनशील पूंजीवाद का प्रचलन करती है तथा स्वयं नागरिक भावना से परिपूर्ण और जिम्मेदारी दिखाती है। वे सामाजिक संबंधों का निर्माण करती है। 11 नंबर, आज के विपणनकर्ता निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका आ जाएगा आज के विपणनकर्ता सामाजिक बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 12 नंबर, आज के समाज की मुख्य चिंता का केंद्र बिंदु है ऑप्शन सी निगमित नैतिकता। आज के समाज की मुख्य चिंता केंद्र बिंदु निगमित नैतिकता है। फिर 13 नंबर, दूरदर्शी कंपनियां किस बात को प्राथमिकता देती हैं? ऑप्शन ए दूरदर्शी कंपनियां समर्थनीय विपणन को प्राथमिकता देती हैं। अनुच्छेद के अनुसार समर्थनीय विपणन को इस रूप में समझा जाता है। यह 14 नंबर, इसका है अनुच्छेद के अनुसार समर्थनीय विपणन को समुदाय के लिए अच्छा करने के अवसर के रूप में समझा जा सकता है। संवेदनशील पूंजीवाद में समाविष्ट है। इसका है ऑप्शन बी में क्या है? BC, यह है नागरिक भावना से परिपूर्ण होना और C है सामाजिक संबंधों को बनाना। ठीक है, इसमें तब जैसे ये रहा संवेदनशील पूंजीवाद में समाविष्ट है नागरिक भावना से परिपूर्ण होना, सामाजिक संबंधों को बनाना। 16 नंबर है निरकक्षीय संप्रेषण में चयन के भाग की अवधारणा का निर्धारण निम्न में से संबंधित प्रतिफल की अपेक्षा द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए, यह आवश्यक प्रयास है। सन 1954 में विल्बर सैमन ने चयन के भाग की अवधारणा विकसित की थी। कक्षीय संप्रेषण में यह आवश्यक प्रयास द्वारा प्रतिफलित किया जाता है। 17 नंबर में आएगा निम्नलिखित संप्रेषण की प्रभाविकता इन पर आधारित है। ऑप्शन सी में लिखित संप्रेषण दूसरों से संचार करने का एक माध्यम है। लिखित संप्रेषण में व्यक्ति अपनी सोच, विचार या दृष्टिकोण लिखकर वर्णित करता है। अतः लिखित संप्रेषण की प्रभाविकता लिखने के बाद संपादन वाक्यों में सूक्ष्मता तथा शब्दों के प्रभावी प्रयोग पर आधारित है। 18 नंबर, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला अभिकथन है ए और दूसरा तर्क आर है। इसमें है अभिकथन ए में आएगा। इसमें है यह अध्यापक की जिम्मेदारी है कि वह विभिन्न अंतःक्रियात्मक तकनीकों की सहायता से विद्यार्थियों को सक्रिय श्रोता बनाए। तर्क आर, अध्यापक केंद्रित संप्रेषण विद्यार्थियों को निष्क्रिय श्रोता बना देता है। इसका है आंसर। यह अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं।
तथा तर्क अभिकथन की सही व्याख्या है। शिक्षण की सर्वथा प्रचलित विधि व्याख्यान विधि है। व्याख्यान विधि का एक निश्चित केंद्रित संप्रेषण विधि है, जहां एक शिक्षक विभिन्न क्रियात्मक अंतःक्रियात्मक तकनीकों का प्रयोग छात्रों को समझने के लिए करके तथ्यों, सिद्धांतों या किसी प्रकरण को समझाता है। अतः इसमें शिक्षक की सक्रिय भागीदारी होती है और विद्यार्थी को एक निष्क्रिय श्रोता बना दिया जाता है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। इसमें है सूची फर्स्ट में है संप्रेषण के प्रकार और ये विशेषताएं। अंतः व्यक्तित्व, ये स्वयं से। फिर अंतर व्यक्तित्व, इसमें है व्यक्तियों के मध्य। समूह में आएगा लघु संगठन के बीच। जन समुदाय, अज्ञात श्रोताओं की बड़ी संख्या। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट है कथन ए, कक्षागत स्थिति में व्यक्ति द्वंद्व प्रभावी अंतःक्रिया के लिए बाधक है। कथन सेकंड है, अव्यक्तित संप्रेषण कक्षागत परिवेश में प्राय सर्वोत्तम साधन समाधान माना जाता है। इसका है ऑप्शन सी। कथन सेकंड गलत है। कक्षा में छात्रों का समूह उपस्थित होता है और प्रत्येक छात्र का अलग अलग व्यक्तित्व होता है, अतः कक्षा में समूह संप्रेषण प्राय सर्वोत्तम माना जाता है। समूह संप्रेषण में सभी की भागीदारी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कक्षा का परिवेश शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए बेहतर रहता है। 21 नंबर, नीचे 3 संख्या दी गई है। पहली संख्या दूसरी की दुगनी है तथा तीसरी की आधी है। यदि 3 संख्याओं का औसत 56 है तो पहली संख्या और 3 संख्याओं का अंतर होगा इसमें। और ठीक है, इसका आंसर आ रहा है डी 48। फिर इसमें है 22 का निम्नलिखित 2, 10, 26, 50 ... की श्रृंखला में अगले अंकों का निर्धारण होगा। इसका होगा 82, ऑप्शन सी। फिर है ट्रेन में जा रहे एक आदमी नोटिस करता है कि वह 1 मिनट में 31 टेलीफोन के खंभों को गिन सकता है। यदि खंभे 50 मीटर की दूरी पर हो तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी? ऑप्शन डी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इसमें 50,000 रुपये की रकम में एक साल के लिए 10% प्रति वर्ष के ब्याज पर जमा की गई। यह ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर परिकलित होता है, तो 1 साल के अंत में ब्याज की रकम क्या होगी? ऑप्शन 51, 25। अब फिर इसका आ जाएगा निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? ऑप्शन है EF G J। फिर है न्याय दर्शन शास्त्र में न्याय वाक्य की क्रमबद्धता है। इसमें ऑप्शन आ जाएगा NTA द्वारा विकल्प बी को सत्य माना गया है, जो कि सही नहीं है। न्याय दर्शन में न्याय वाक्य की क्रमबद्धता है। प्रतिज्ञा हेतु है, उदाहरण है, उपनयन और फिर निगमन। फिर इसमें 27 नंबर है, न्याय दर्शन शास्त्र में बोधगम्य वाक्य की क्रमबद्धता को लिखिए। इसका है न्याय दर्शन में बोधगम्य वाक्य की क्रमबद्धता निम्न है। आकांक्षा से योग्यता से सनिधि। फिर तात्पर्य, फिर तात्पर्य। फिर तालाब में कीचड़ युक्त पानी के पूर्व बारिश होने का निष्कर्ष निकलना है। इसका ऑप्शन बी। यह है शेषवत अनुमान। यह तालाब में कीचड़ पानी के आधार पर पूर्व में बारिश होने का निष्कर्ष निकालना शेषवत अनुमान है। जब हम किसी ज्ञात प्रभाव के आधार पर अज्ञात कारण का अनुमान करते हैं, तब शेषवत अनुमान होता है। 29
हेतु द्वारा साध्य के खंडन के कारण निष्कर्ष निकालने को किस प्रकार का हेत्वाभास कहा जाता है? ऑप्शन बी, इसमें है विरुद्ध। हेतु द्वारा साध्य के खंडन के कारण संप्रेषण निकालने को विरुद्ध हेत्वाभास कहा जाता है। यह विरोधाभासी मध्य पद है। फिर 30 नीचे 4 प्रतिवर्तियाँ दी गई हैं, उनमें से 2 ऐसे संबंधित हैं कि वे सत्य नहीं हो सकते, हालांकि वे गलत हो सकते हैं। इन 2 प्रतिवर्तियों के कूट का चयन करें। इसमें है ऑप्शन ए है विपरीत पद से ऐसे संबंधित हैं कि दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते, किंतु एक साथ सत्य असत्य हो सकते हैं। ए और बी प्रकार के तर्क वाक्यों के मध्य विपरीत संबंध होता है। सभी व्यक्ति ईमानदार हैं, विपरीत कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं होता। ठीक है, फिर इसमें ये सारणी दिए हैं, इसमें आ जाएगा 31 नंबर। संस्था को प्रतिवर्ष औसत कितना ब्याज चुकाना पड़ता है? ऑप्शन बी 36.66। इसमें है फिर 32 में है निम्नलिखित उल्लेखित अवधि में संस्था ने बोनस की जो कुल राशि प्रदान की, वह अवधि में प्रदत्त कुल वेतन की राशि का लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन डी है 1%। 33 2015 में इन सभी मदों पर किया गया कुल व्यय 2019 के कुल व्ययों का लगभग कितना प्रतिशत था? इसका ऑप्शन 84.63। इसका है 34। वर्ष 2017 में संस्था का इन मदों में कुल व्यय है। ऑप्शन सी 544.44। फिर वर्ष 2016 और 18 में करों के रूप में किए गए व्यय लगभग कितना है? इसका है ऑप्शन बी 27:22। फिर IOT संक्षेपित का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? इसका है ऑप्शन ये है IOT का पूर्ण रूप इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका है बी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। फिर 37 नंबर। मेमोरी का एक प्रकार है जो कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को संभालता है। ऑप्शन सी है ROM। इसका है कंप्यूटर में एक छोटी मात्रा में ROM मेमोरी होती है जो कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को संभालता है। इसमें 38 में आएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन ए और दूसरा है तर्क आर। अभिकथन ए, भारत में मोबाइल प्रयोगकर्ता की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तर्क आर, मोबाइल की कीमत कम हो रही है। इसमें ऑप्शन ए, भारत में मोबाइल प्रयोगकर्ता की संख्या तेजी से बढ़ी है क्योंकि मोबाइल की कीमत कम हो रही है। यह प्रौद्योगिकी उन्नति के कारण संभव हो पाया है। 39 का हैगा। ऑफिस 2007 में माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल विस्तार है। ऑप्शन DOCX। ऑफिस 2007 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का विस्तार DOCX है। दशमलव संख्या 9 हेतु द्विचर संख्या क्या है? इसका है ऑप्शन आएगा इसका बी में आएगा द्विचर संख्या 1001 है। फिर इसका 42 है, ओजोन परत के क्षरण का कारण है। ऑप्शन बी में क्या है? A और D, केवल A और D। और यह वाष्पशील क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन इसमें है नाइट्रोजन समाविष्ट
उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग इसमें आ जाएगा ओजोन परत क्षरण के लिए उत्तरदायी कारक जैसे वाष्पशील क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन CFCS, HCFCS और नाइट्रोजन समाविष्ट उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग ओजोन परत के क्षरण का कारण है। 42 निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मुद्दा नहीं है जिसका सहशाब्दिक विकास लक्ष्यों के तहत समाधान किया जाना था। ऑप्शन सी है, सी में मानव अधिकार। यह मानवाधिकार सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के तहत समाधान किया जाने वाला मुद्दा नहीं है। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य MDGs के अंतर्गत 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जिन्हें वर्ष 2015 तक प्राप्त किया जाना था। यह विकास के लिए वैश्विक साझेदारी, पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना, HIV, एड्स, मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम, अत्यधिक गरीबी और भूखमरी का उन्मूलन, सहस्राब्दिक विकास लक्ष्य, मानव स्वास्थ्य में सुधार, प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, लैंगिक समानता को प्रोत्साहन एवं महिला सशक्तिकरण, बाल मृत्यु दर में कमी। इसमें है 43। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में योगदान देने वाले देशों के अवरोही क्रम की सही श्रृंखला की पहचान करें। ए, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में योगदान देने वाले देशों का सही अवरोही क्रम है। यह 16.5 मीट्रिक टन प्रति व्यक्ति। संयुक्त राष्ट्र, जापान में 9.5, फिर चीन में 7.5, भारत में 1.7। नीचे 2 कथन दिए गए। पहला कथन ए है, अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। इसमें आ जाएगा ए में आएगा अभिकथन में। इसमें समकालीन पर्यावरण चर्चा में बड़े हाइड्रो पावर प्लांटों पर लघु हाइड्रो पावर प्लांटों को वरीयता दी जा रही है। यह बड़े हाइड्रो पावर प्लांटों की तुलना में लघु हाइड्रो पावर प्लांटों की स्थापना में कम पूंजी लगती है। इसका है ऑप्शन है इसमें बी में आएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। लघु हाइड्रो पावर प्लांटों को बड़े हाइड्रो पावर प्लांटों पर वरीयता इसलिए दी जाती है कि यह गैर प्रदूषणकारी, नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत होते हैं। इनके लिए बड़े बांधों, जलाशयों का निर्माण नहीं करना पड़ता और इसलिए मीथेन जो कि एक हरित गृह गैस है का उत्सर्जन नहीं करते। 45 भारत में आवासीय क्षेत्र के लिए दिन में निर्धारित शोर का मानक है। इसका है ऑप्शन सी 55 डेसिबल। ठीक है, इसमें है भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए दिन में निर्धारित शोर का मानक है 65 डेसिबल। फिर क्षेत्र जोन, शहर की सीमा डेसिबल ए स्केल पर। फिर इसमें क्षेत्र औद्योगिक में आएगा दिन में रात में 75 दिन में और रात में 70। व्यापार 65 दिन में, फिर रात में है 55। फिर आवासीय आएंगे। इसमें आवासीय में आएगा 55 और इसमें रात्रि में, दिन में तो 55 और रात्रि में 45। और शांत जोन है, दिन में तो 50 और रात्रि में 46 है। भारत में उच्च अधिगम के प्राचीन केंद्र के रूप में तक्ष शिक्षा को यूनेस्को द्वारा
किस वर्ष धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है? यह ऑप्शन 1980 में भारत में उच्च अधिगम के प्राचीन केंद्र के रूप में तक्षशिला को यूनेस्को द्वारा 1980 में धरोहर के रूप में संबोधित किया था। फिर 47 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रसिया जो कि फिर इसमें राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान RUSA जो एक केंद्रीय आयोजित योजना है और जिसका उद्देश्य पात्र राज्य उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थाओं को सामाजिक वित्त पोषण प्रदान करना का शुभारंभ कब किया गया था? ऑप्शन डी है 2013। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA फिर का शुभारंभ 2013 में किया गया था। यह एक फिर इसमें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA और का शुभारंभ 2013 में किया गया। यह एक केंद्रीय आयोजित योजना है जिसका उद्देश्य पात्र राज्य और शैक्षणिक संस्थाओं को सामरिक वित्त पोषण प्रदान करना है। वित्त पोषण में केंद्र के और उन संबंधित सरकार का योगदान सामान्य वर्ग के राज्यों के लिए 65.35 के अनुपात में और किसी वर्ग के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में। फिर 48 में आएगा इसमें उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GIR उच्चतम शिक्षा में कुल उम्र निरपेक्ष नामांकन। फिर इसमें उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GIC उच्चतर शिक्षा में कुल उम्र निरपेक्ष नामांकन प्रदत्त वर्ष स्कूल वर्ष में पात्र आधिकारिक जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त। फिर इसमें है उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GIR उच्चतर शिक्षा में कुल उम्र निरपेक्ष नामांकन प्रदत्त स्कूल वर्ष में पात्र आधारिक जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त होता है। इस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा समूह पात्र आधिकारिक जनसंख्या को दर्शाता है? ऑप्शन सी है 18 से 23 वर्ष। वर्तमान समय में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में 18 से 23 उम्र समूह के जनसंख्या का अनुपात है जिन्होंने उच्चतर शिक्षा में नामांकन लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्य परक शिक्षा की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी आएगा। मूल्य परक शिक्षा नैतिक शिक्षा है जो किसी भी मनुष्य में समाहित होती है। यह स्वयं और नवी जीवन की शिक्षा समझ के बारे में सिखाती है। यहाँ कुछ निम्न कथन दिए गए हैं जो मूल्य परक शिक्षा की व्याख्या करते हैं। विद्यार्थी विशेष कर अपने माता पिता का अवलोकन करते हैं और उन्हीं से पूर्ण व्यवहार सीखते हैं। विद्यार्थी स्वयं अपनी अंतरात्मा का संप्रेषण और खोज करते हैं। यह विद्यार्थियों को अपने जीवन में अपना स्थान निश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसमें 50 सूची फर्स्ट में महासावी मंत्रालय की ICT पहलों का उल्लेख है। सूची सेकंड के विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए उनके लिए लाभ दिए गए हैं। इसका है ऑप्शन स्वयं इसमें आएगा फॉर ऑनलाइन कोर्स के जरिए क्रेडिट प्राप्त करना। B ये स्वप्रभा ये उच्च गुणवत्ता संबंधी शैक्षिक
कार्यक्रम उच्च गुणवत्ता संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम को 24 गुना 7 देखना। फिर है EPG पाठ्यशाला, इसमें है विषय वस्तु आधारित मुक्त पुस्तक प्राप्त करना। फिर है यंत्र अंत स्थापित प्रणाली में व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करना।